नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन में ऐतिहासिक संस्कृति की विरासत को बढ़ावा देता शहरी नवीनीकरण। हाईटेक समुद्री फार्म पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। अमेरिका में तेजी से घट रहे हैं जल भृत। अब समाचार विस्तार से। चीनी शहर शहरी नवीनीकरण पहल के माध्यम से लोगों के रहन सहन की स्थिति में सुधार और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मई के अंत में चीन ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा और उपयोग के लिए राष्ट्रीय मानक पेश किए। इस साल 1 दिसंबर से लागू होने वाले इन मानकों का उद्देश्य आधुनिक युग में शहरी और ग्रामीण ऐतिहासिक संस्कृति को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट आवश्यकताएं और दिशा निर्देश स्थापित करना है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान चीन में पर्यटन में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रात्रि समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यटन के साथ संस्कृति को जोड़ने के प्रयासों में वृद्धि हुई है। दरअसल चुचियांग प्रांत के शांगशान फिल्म एंड टेलीविजन टाउन ने शाम के समय टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नदी के किनारे फुटपाथ, स्नैक बूथ, लालटेन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा वाली नौकाएं शुरू की हैं। वहीं आनहुई प्रांत श्वान कागज बनाने वाले मास्टर्स के कौशल का प्रदर्शन करके संस्कृति और पर्यटन को एकीकृत कर रहा है, जो पारंपरिक चीनी कागज बनाते हैं, जिसका इतिहास 1000 साल से अधिक पुराना है। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत के यानथाई शहर में कंगहाई नंबर 1 समुद्री पशुपालन परिसर कई टूरिस्टों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये मछली पकड़ने के उद्योग के साथ पर्यटन को जोड़ता है। गोलाकार पिंजरों के साथ एक बड़े फूल के आकार का ये परिसर सालाना 2 लाख उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री मछली पालता है, जिसका उत्पादन लगभग 1.5 लाख किलोग्राम है। इस परियोजना में 4 लाख घन मीटर का मछली प्रजनन स्थान शामिल है, जो 10 लाख तक मछली पालने में सक्षम है। इस साल जून की शुरुआत में काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बांध के नष्ट होने के बाद यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में किसानों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गोलाबारी हमले में पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बाढ़ आ गई, जानमाल की हानि हुई और खेती और मछली पकड़ने की गतिविधियां बाधित हुई। सूरजमुखी, जौ और गेहूं जैसी फसलें खराब हो गई या बाढ़ आ गई और सिंचाई प्रणाली और पीने के पानी की पहुंच भी बाधित हो गई। इस घटना से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अनुमानित $2 अरब की प्रत्यक्ष हानि हुई है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने फुकुशिमा प्लांट से प्रशांत महासागर में परमाणु दूषित पानी छोड़ने के पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जापानी डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्हें चिंता है कि क्षतिग्रस्त रिएक्टर से रेडियोन्यूक्लाइड को विष पानी के निर्वहन से पहले अच्छे से फिल्टर नहीं किया गया होगा। प्रशांत द्वीप के राष्ट्र और निवासी फूड चेन में रेडियोधर्मी सामग्रियों के संभावित प्रवेश के बारे में भी चिंतित हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं और जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जलभृत का अर्थ है पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों का एक तल, जहां भूजल एकत्र होता है। अमेरिका में सबसे बड़ा ओगलाला जलभृत खत्म हो रहा है, जिससे किसानों को कठिन विकल्प चुनने पड़ रहे हैं। टिम पोर्टलर जैसे कुछ अमेरिकी किसानों ने उथले कुओं के कारण सिंचाई के बजाय वर्षा पर निर्भर होकर शुष्क भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ, जहां हम आपको शंघाई में रह रहे एक भारतीय बिजनेसमैन सुरेंद्र शर्मा से मिलवाते हैं। देखिए यह है खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आज हमारे साथ मौजूद है शंघाई में एक भारतीय कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कंट्री मैनेजर श्री सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी, मुझे अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आपकी कंपनी जो है वो चाइना में क्या करती है। मैं एक भारतीय कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए शंघाई में काम करता हूं, और हमारी कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, और हमारा जो व्यवसाय है वो एग्री इनपुट्स का व्यवसाय है। इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और कुछ फार्म सर्विसेज जैसे कि धान की रोपाई और उस तरह के ट्रांसप्लांटर, वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंटली अभी हम ड्रोन एप्लीकेशन में भी एंटर हुए हैं, जहां पर हम फार्मर्स को जो है वो
ये पेस्टिसाइड के छिड़काव की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं यूजिंग अवर ड्रोन्स। चाइना में हम ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही तरह के काम करते हैं। जहाँ तक चाइना से भारत में एक्सपोर्ट की बात है तो उसमें हम फर्टिलाइज़र, डीएपी फर्टिलाइज़र, कुछ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, हमारे जो एग्रोकेमिकल हैं उनके इंटरमीडिएट जो मतलब रॉ मटेरियल होते हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट पेस्टिसाइड भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बीइंग अ इंडियन कंपनी, क्योंकि आपकी एक इंडियन कंपनी है, तो आपका चाइना में बिजनेस करना कितना चैलेंजिंग है और कितना आसान है? देखिए, चाइना डेफिनेटली मतलब एक चैलेंजिंग मार्केट तो है, लेकिन हमारी कंपनी की फ़िलॉसफी है जहाँ पर भी आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं होती हैं। ओके। अगर आप उन हर्डल्स को क्रॉस कर सकें जो कि एक मार्केट रेगुलेटर ने आपके लिए तय किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एक प्रोडक्ट हैं वो बेचते हैं। एक नीम बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है जिसे एज़ाड्रैक्टिन कहा जाता है। ये नीम से निकलता है, तो इसका हमने 2014 से यहाँ पर चाइना में मार्केटिंग शुरू किया था। ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ और प्रोडक्ट भी हैं जो फंजीसाइड सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं, जो कि आपका सेब हो गया या संतरे हो गए, इन क्रॉप्स पर लगते हैं चाइना में। आप चाइना की इकोनॉमी को किस तरीके से देखते हैं, और जो चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है उससे आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोविड के दौरान हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सप्लाई चेन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हुए। कुछ शिपमेंट्स डिले हो गई, या कुछ एक फैक्ट्री जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो टाइमली हमें सप्लाई नहीं कर पाए प्रोडक्ट। तो लेकिन जब से ये कोविड की सिचुएशन चाइना में थोड़ी सी बेहतर हुई है, सप्लाई चेन के इश्यूज़ बहुत हद तक हमारे रिजॉल्व हो गए हैं। स्पेशली हमारे जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट है उसके लिए, फर्टिलाइज़र के लिए अभी भी हम थोड़ा सा सप्लाई चेन का इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक CIQ रेगुलेशन है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो चाइनीज़ फार्मिंग कम्युनिटी है उन्हें अच्छे दामों में जो उर्वरक हैं वो मिलते रहें। तो क्योंकि इंटरनेशनली अभी फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पहली प्रायोरिटी वो चाइना के फार्मर को देने के लिए उन्होंने एक CIQ सर्टिफिकेशन का सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कोटा बेसिस पर कुछ एक क्वांटिटी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल की जाती है। बाकी की क्वांटिटी मिनिमम स्टॉक लेवल हर प्रोविंस में गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहें, ताकि जो लोकल फार्मिंग कम्युनिटी हैं उनके लिए प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के जितने महंगे ना हो जाए। जी, आपने बताया था कि आपकी जो कंपनी है वो यहाँ से ही सामान खरीदती है, फर्टिलाइज़र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है वो खरीद कर इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं आप, यानी कि इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। तो क्या आप इंडिया से भी चीज़ें चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए, जो भारत सरकार की पॉलिसी है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, जो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश फर्टिलाइज़र हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। इंडिया से री एक्सपोर्ट भी नहीं किए जा सकते हैं कि अगर कोई कंपनी चाहे उन्हें पहले इंडिया इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करे तो वो भी अलाउड नहीं है एज़ पर पॉलिसी। बट डेफिनेटली हम जो है वो हमारे जो मैंने कहा एग्रोकेमिकल्स, स्पेशली नीम बेस्ड और कुछ एक जो फंजीसाइड हैं वो हम चाइना में इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, और यहाँ पर फार्मर्स को बेचते हैं। जी, मैंने सुना है कि बहुत से लोग अभी बोलते हैं कि अगर आपको चाइना में बिजनेस करना है तो आपको एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है या उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं कि लोकल पार्टनर होना एक आपके बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए बढ़िया रहता है ऐसा? देखिए, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है उसके लिए लोकल पार्टनर के बिना हम वो मार्केट रीच कर ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली लोकल पार्टनर इनएक्सेसिबल मार्केट्स में भी प्रोडक्ट को पहुंचाने की काबिलियत रखता है। जी। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है पेमेंट रिलेटेड इशू हो गए, क्वालिटी रिलेटेड इशू हो गए, सप्लाई चेन रिलेटेड इशू हो गए, तो वो अगर आप लोकल पार्टनर है तो उसकी सपोर्ट से आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग प्लेटफॉर्म पर, एक अलग जगह तक ले जा सकते हैं। जी। तो लोकल पार्टनर का होना चाइना में बहुत ही आवश्यक है। जी जी।
बिल्कुल, और हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।